नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग और द्विवेदी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल और आधुनिक काल में द्विवेदी युग। अब प्रश्न संख्या 1 है कि द्विवेदी युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। कहने का आशय है कि एक तो द्विवेदी युग आप देख पा रहे हैं, द्विवेदी युग का नाम है, इसके साथ ही निम्न में से किस अन्य नाम से भी द्विवेदी युग को जाना जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, विकल्प बी जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, विकल्प सी प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है, या फिर विकल्प डी प्रथम उत्थान काल के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी उतना ही प्यारा आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जागरण सुधार काल इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे तो बता दिया। क्या द्विवेदी क्या करेंगे, बोले सर जागरण करके सुधार करेंगे। तो जागरण करके सुधार कौन करता है, बोले द्विवेदी, है ना। क्या करेंगे, जागरण करते हैं और जागरण करके सुधार करेंगे। तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है ना। बात करें पुनर्जागरण काल तो बिल्कुल भारतेंदु को कहा जाता है, प्रारंभिक काल भारतेंदु को कहा जाता है, प्रथम उत्थान काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न के आधार पर आपने दो प्रश्नों को बिल्कुल ठीक किया कि भारतेंदु को अन्य किन नामों से जाना जाता है और इसके साथ ही द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से एक द्विवेदी युग के नामकरण से असंगत विकल्प है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जागरण सुधार काल, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, द्विवेदी युग का नाम है। विकल्प बी पुनर्जागरण काल इसका नाम है। विकल्प सी इसी को काव्य काल कहते हैं और विकल्प डी नई धारा या द्वितीय उत्थान इसी को कहते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ कर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर है कि द्विवेदी युग के नामकरण से असंगत विकल्प कौन सा है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब चाहिए और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, पुनर्जागरण काल इज राइट आंसर, है ना। पुनर्जागरण काल तो बिल्कुल असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि ये तो भारतेंदु युग का नाम है। ठीक है ना। तो भारतेंदु युग का जो एक नाम था वो पुनर्जागरण काल था, ध्यान में रखिएगा। बाकी विकल्प ये जागरण या सुधार काल किसको, बोले द्विवेदी करते हैं, तो द्विवेदी युग का नाम है। काव्य काल, बिल्कुल काव्य काल द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है। और गद्य काल भारतेंदु युग, गद्य काल भारतेंदु युग का, तो काव्य काल द्विवेदी युग का। और नई धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग का और नई धारा द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग का है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इस प्रश्न के माध्यम से बिल्कुल आप सबकी जो परख है, आप सबके जो तथ्य हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हैं, उसको मैं क्लियर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे द्वारा आप सबको बहुत ही सरल और सटीक तरीके से जो जानकारी है उपलब्ध कराई जा रही है। आप सबको पसंद भी आ रहा है। तो आप सब भी थोड़ा सा कलम और कापी का प्रयोग करें और जहाँ पे आपको नोट करने लायक बातें हैं उसको नोट कर लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो आने वाली परीक्षा में इसका असर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। सारे के सारे प्रश्न आपको मेरी प्रश्नावली से ना मिले तो आप फिर कहिएगा। ठीक है ना। इतनी आप कह सकते हैं ना कि इतनी ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह आप सबके सामने आपके परीक्षा तक हो जाएगा कि एकदम बिल्कुल प्रश्नों का पिटारा ही खोल दूंगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल अब आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। पुनर्जागरण काल तो भारतेंदु युग का नाम है, बाकी जागरण सुधार काल, काव्य काल और नई धारा द्वितीय उत्थान सारे के सारे नाम द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 3 है कि द्विवेदी युग का समय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 1850 से 1900 ईस्वी तक, विकल्प बी 1900 से लेकर 1919 तक का, विकल्प सी 1900 से 1918 तक का, या फिर विकल्प डी 1918 से 1936 तक का। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है प्रश्न संख्या 3 और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। जो द्विवेदी युग है 1900 से लेकर के 1918 तक का
जो समय है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से नाथू राम शर्मा को किस उपाधि से विभूषित किया गया है। विकल्प कह रहे हैं कि कविता कामनीकांत की उपाधि से, विकल्प बी भारतेंदु प्रागेंदु, विकल्प सी साहित्य सुधाकर, या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी सही हैं। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जो नाथूराम शर्मा यानी कि जो नाथ है, नाथ क्या करते हैं, बोले नाथ को तो हम लोग अपना कांत, जो कांत होता है, कामनी का कांत होता है, वही नाथ होता है। तो कविता का कांत, कविता कामनी कांत, बिल्कुल नाथ, नाथ फॉर नाथू है। अब नाथ है तो नाथ तो भैया हमारे लिए क्या होगा, इंदु और प्रागेंदु होगा। तो इंदु और प्रागेंदु कौन, बोले नाथ हैं, नाथ फॉर नाथूराम शर्मा, है ना। और क्या है, जब कविता के लिए कामनीकांत होंगे, कविता के लिए इंदु होंगे, तो क्या होंगे, तो भैया साहित्य के सुधाकर भी होंगे। कौन, बोले नाथूराम शर्मा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो कविता का कांत, कविता का कामनी कांत कौन है, कविता रूपी कामनी का कांत, बोले नाथूराम। भारतेंदु प्रागेंदु, बोले सर नाथूराम। साहित्य का सुधाकर, नाथूराम। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये तीन उपाधियां हैं और तीनों उपाधियां नाथूराम शर्मा जी को दी गई हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगाइए और अपनी नोटबुक में दर्ज करिए। निश्चित रूप से छपने वाला प्रश्न है, हो सकता है इस प्रश्न का जो मुठभेड़ है आपसे किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस शीर्षक से किया है। विकल्प कह रहे कुजड़ ग्राम शीर्षक से किया, विकल्प बी एकांतवासी योगी के नाम से किया, ये देखिए इसको योगी कर लीजिएगा, एकांतवासी योगी के नाम से किया, या फिर विकल्प सी श्रांत पथिक, या विकल्प डी उपयुक्त में से किसी में से नहीं किया है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है कि गोल्ड स्मिथ की रचना है हर्मिट, हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस शीर्षक से किया, किस नाम से किया है। जवाब आपका चाहिए उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी और शांत पथिक। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, एकांतवासी योगी इज राइट आंसर। ठीक है ना, एकांतवासी योगी इज राइट आंसर। देखिए हर्मिट को आप लोग कहते भी हैं ना, सन्यासी साधु योगी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी का हिंदी में अनुवाद किसने कर दिया, श्रीधर पाठक ने कर दिया, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। एकांतवासी योगी इज राइट आंसर। उजड़ ग्राम की बात करते हैं तो ग्राम आप जान ही रहे हो, विलेज को कहते हैं। तो इनकी यानी कि गोल्ड स्मिथ जी की एक रचना थी जिसका नाम था डेजर्ट विलेज, है ना। तो डेजर्ट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम शीर्षक से किया है, डेजर्ट विलेज, है ना, यानी कि उजड़ा हुआ ग्राम, ध्यान में रखिएगा। एकांत योगी का हर्मिट, है ना, हर्मिट का एकांत योगी शीर्षक से। और शांत पथिक की बात करते हैं तो बिल्कुल एक रचना है जिसका नाम था द ट्रेवलर, ट्रेवलर माने यात्री होता है, तो यात्रा का पथिक, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक अगर थोड़ी सी इंग्लिश आपकी जो है मजबूत होगी तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे, है ना। जैसे आपने देखा डेजर्ट विलेज, तो विलेज से गांव, ग्राम हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखेंगे कि हर्मिट, हर्मिट माने साइंट योगी सन्यासी होता ही है, और ट्रेवलर, द ट्रेवलर शांत पथिक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा और इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ से किसी ना किसी को लेकर के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आपने सही कर लिया। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि प्रकृति चित्रण के दृश्य द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है ना। यानी कि प्रकृति का जो चित्रण है उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो द्विवेदी युग का प्रमुख मेन कवि कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प बी हरिऔध जी हैं, विकल्प सी श्रीधर पाठक, या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त हैं। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब जो जवाब के इंतजार में आपके स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना चाहिए। तो जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। प्रकृति चित्रण के दृश्य से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, पा से प्रकृति, पा से प्रकृति, पा से पाठक, पा से प्रकृति, पा से पाठक। तो प्रकृति चित्रण बोले सर श्रीधर पाठक, प्रकृति चित्रण श्रीधर पाठक, किसमें बोले द्विवेदी युग में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न के 7 है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वैदेही वनवास है, विकल्प बी प्रिय प्रवास है, विकल्प सी रामचरितमानस, या फिर विकल्प डी साकेत है।
तो प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आना चाहिए। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। रटा हुआ प्रश्न है और इसको 20 बार आप लोग पढ़ चुके हैं और आई थिंक 30 बार परीक्षा में पूछा गया है, तो फिर भी पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप सबको तो बिल्कुल हमेशा के लिए कंठस्थ किए रहना है। सोते जगते कभी भी कोई पूछ ले तो उसका जवाब आप दीजिए, ठीक है ना। तो प्रिय प्रवास, अब देखिए प्रिय कौन है, देखिए जो प्रिय होगा वही क्या होगा, वही प्रथम महाकाव्य होगा। जो सबसे प्रिय होगा ना वही क्या होगा, प्रथम महाकाव्य होगा। तो प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में लिखा गया था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर देना होगा प्रश्न संख्या 8 का कि निम्न में से किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है। विकल्प ए कह रहे कि मैथिली गुप्त ने किया, विकल्प बी हरिऔध जी ने, विकल्प सी सिद्धार्थ पाठक या फिर विकल्प डी राम नरेश त्रिपाठी ने। तो थोड़ा सा सोच समझ कर उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हरिऔध इज राइट आंसर, है ना। अब करते हैं हरिऔध की बात करते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। तो कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए अयोध्या, कौन, अयोध्या। अगर आप अयोध्या में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पति प्रेमिका मिलेगी, परिवार की प्रेमिका मिलेगी और लोक की सेविका, बोले कहाँ, बोले अयोध्या में जाओ। तो अयोध्या फॉर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो रचनाएं हैं उनमें इस प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख मिलता है। अयोध्या में जाओगे तो पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका नायिकाएं मिलेंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से किस कृति के लिए हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वैदेही वनवास के लिए, विकल्प बी बोलचाल के लिए, विकल्प सी रसकलश या फिर विकल्प डी प्रिय प्रवास के लिए। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है। अब आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रिय प्रवास है खास, इसीलिए तो उसको मंगला प्रवास मिलेगा, है ना। तो मंगला प्रसाद क्यों मिलेगा, क्योंकि प्रिय प्रवास खास है। अब देखिए जो आपका प्रिय होगा वो आपके लिए मंगला होगा, मंगलकारी होगा, मंगल देगा। तो ऐसे क्लू बनाइएगा कि जो प्रिय होगा, जो प्रिय है तो मंगल है, जो मंगल है तो मंगल पारितोष मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। यही प्रिय प्रवास है जिसे 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा और हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और प्रथम महाकाव्य को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 9 के विकल्प डी को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। विकल्प ए मैथिली गुप्त को, विकल्प बी हरिऔध को, विकल्प सी सिद्धार्थ पाठक या फिर विकल्प डी है ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही को। तो प्यारा सा प्रश्न है और सुंदर सा जवाब आप सबका आया कि सर द्विवेदी युग के किस कवि को सम्राट कहते हैं। तो कोई और नहीं है, विकल्प बी हरिऔध है। कौन है, बोले हरि हैं, हरि हैं औध हैं, है ना। जिससे लोग औध जाते हैं उसी को कवि सम्राट कहते हैं। जिससे लोग हर औध, हर व्यक्ति औध गया तो हर धन औध, हर व्यक्ति जब औध जाता है तो वही कवि सम्राट होता है। ऐसा कवि जिससे हर कोई औध जाए वही कवि सम्राट है। तो हर औध जाए यानी कि हर औध, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। कवि सम्राट कौन है, बोले सर ऐसा कवि जिससे हर कोई औध जाए। हर कोई औधने का मतलब है कि हरिऔध, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्लू है, एक आपको ट्रिक है, एक सूत्र है। तो जो नए भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है। हरिऔध में, मैथिली गुप्त में, रामनेत्र त्रिपाठी में, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान में, मीराबाई में, तो ये ढेर सारे जो रचनाकार और रचनाएँ हैं तो उनमें बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। तो कन्फ्यूजिंग के लिए ट्रिक अगर आप लगा के याद करेंगे तो हमेशा के लिए अस्थायी रूप से आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था, है ना। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर
सम्मानित किया गया था। प्यारा सा प्रश्न है, स्टार लगाइए, परीक्षा में छप सकता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सर मैथिशरण गुप्त को, विकल्प बी रामनेत्र त्रिपाठी को, विकल्प सी हरिऔध को, या फिर विकल्प डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। सोच समझ कर उत्तर दीजिए और बिना सोचे आपका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल लॉक किया गया, हरिऔध, है ना। किसको? हरिऔध। कौन कवि सम्राट जिसका हर कोई औंध जाता है, जिससे हर कोई औंधा है, वही कवि सम्राट है। और जो कवि का सम्राट है वही तो खास है, उसी को सभापति बनाकर सम्मानित किया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी हरिऔध इज राइट आंसर। हरिऔध, जिससे हर कोई औंध गया, उसी को साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया। जिससे हर कोई औंधा, उसी को सभापति बनाया गया। ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 11 का प्यारा सा जवाब विकल्प सी को आप कंठस्थ करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 12 है कि द्विवेदी युग के नामकरण के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने कहा, द्विवेदी युग को द्विवेदी युग बाबू गुलाब राय ने कहा। विकल्प सी है कि जागरण सुधार काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। और विकल्प डी है उपयुक्त सभी सही है। तो बिल्कुल थोड़ा सा सोच समझ कर उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर है कि द्विवेदी युग के नामकरण के विषय में जो कथन है ना, तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि नामकरण और दूसरी तरफ उनके नामकरण करने वाले जो विद्वान हैं, रचनाकार हैं, आचार्य हैं। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आना चाहिए कि नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने कहा, द्विवेदी युग गुलाब राय ने कहा, जागरण सुधार काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, या उपयुक्त सभी संगत हैं। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बिल्कुल विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उत्कृष्ट है। तो ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, जिनमें से कुछ विशेष भाई बहन जो काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, जिनकी तैयारी को मैं बिल्कुल परख चुका हूँ, देख चुका हूँ, निश्चित रूप से बहुत ही उत्कृष्ट है। और इस बार ही आप लोगों का बिल्कुल चयन श्योर है। तो ऐसे भाई बहन विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। और जो भाई बहन थोड़ा सा वीक हैं, तो वो महाबधाई के पात्र हैं कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाओ और थोड़ा सा जो आपका परिश्रम का समय है बढ़ा दीजिए, लगातार जुड़िए। निरंतरता ही व्यक्ति को, है ना, बहुत दूर तक ले जाती है, चयन तक पहुंचाती है। तो निरंतरता अगर रहेगी तो निश्चित रूप से कोई भी काम बहुत कठिन नहीं है। ठीक है ना। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प डी। अब देखिए जो क्या है द्वितीय उत्थान शुक्ल का, है ना, शुक्ल का द्वितीय उत्थान, द्विवेदी बाबू ध्यान में रखिएगा। जागरण सुधार कौन? तो बिल्कुल नाम किसने दिया है? डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। तो जो डॉक्टर होता है ना, वो सुधार करता है और जागरण करता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से किस कवि को रसज्ञ रंजन उपनाम से जाना जाता है? विकल्प कह रहे हैं कि मैथिशरण गुप्त को, विकल्प बी हरिऔध को, विकल्प सी बालमुकुंद गुप्त को, या फिर विकल्प डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, और सुंदर सा जवाब आना चाहिए मेरा। तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ रहा है कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। रसज्ञ रंजन। अब रसज्ञ रंजन कौन है? जो रसज्ञ हैं और रंजन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति महान होता है और वीर होता है ना। तो जो व्यक्ति महान और वीर होगा वो निश्चित रूप से रसज्ञ रंजन होगा। तो महान वीर यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 13 को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने बड़ा भारी लेखक कहा है? विकल्प ए कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, विकल्प सी मिश्र बंधु, या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा ने कहा। तो सोच समझ कर उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किसने बड़ा भारी लेखक कहा है? तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मिश्र बंधु इज राइट आंसर, है ना। देखिए कौन कह सकता है बड़ा भारी कह सकता है जो बंधु होगा, सबका बंधु बड़ा भारी, है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को बड़ा भारी कहने वाला कोई और नहीं है बल्कि बंधु हैं। तो बंधु फार मिश्र बंधु ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 14 के विकल्प सी को कंठस्थ कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 15 कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से कब तक किया था। ये ध्यान में रखिएगा, कब से कब तक किया था। विकल्प ए कह रहे हैं कि वर्ष 1900 से लेकर 1903 तक। विकल्प बी है वर्ष 1903 से लेकर 1920 तक। विकल्प सी है 1918 से 1936, या फिर विकल्प डी है वर्ष 1800 से वर्ष 1900 तक का। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प बी 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन यानी कि प्रकाशन किया था। ठीक है ना। तो 3-20 ये ध्यान में रखिएगा। 3 से 20 हो गए तो महावीर, 3 से 20 हो गए तो महावीर सरस्वती में गए, ध्यान में रखिएगा। 3 से 20 तक सरस्वती में, है ना। 3 से 20 तक महावीर प्रसाद कहाँ पे थे? सरस्वती में थे। ऐसे कुछ किलो बना के बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16 है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसका कथन है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। ज्ञान राशि का संचित कोश, तो ज्ञान रस का, महान ज्ञान राशि का, महाज्ञान राशि के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। महान ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। तो महान फार महावीर, ध्यान में रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 17 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की समस्त काव्य रचनाओं का संपादन किसने किया? विकल्प ए कह रहे हैं कि रामदत्त ने किया। विकल्प बी देवी दत्त ने किया। विकल्प सी एकदत्त शर्मा ने, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की समस्त काव्य रचनाओं का संपादन किसने किया है? धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, देवी दत्त इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जब वहाँ पे महावीर होंगे वहाँ पे देवी होंगे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संपादन है उसका संकलन कोई और नहीं कर सकता है। जब महावीर हैं तो महावीर को संकलित कौन करेगी? देवी करेंगी। तो देवी फार देवी दत्त ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। जिसको देवता नहीं कर पाते हैं ना, उसको देवी सिद्ध करती है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 17 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने प्रदान किया? विकल्प कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने दिया। विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया होगा। विकल्प सी महात्मा गांधी ने दिया, या फिर विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। तो सोच सोच के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर है कि मैथिली शरण को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दिया, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, महात्मा गांधी इज राइट आंसर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रकवि की उपाधि देंगे। तो राष्ट्रपिता ने राष्ट्रकवि कहा, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा प्रश्न संख्या 18 के विषय में। और 1912 में जब मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती रचना लिखी थी, तो उस समय, है ना, बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्य का कवि किसने कहा है? प्रश्न संख्या 19 कि मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्य का कवि किसने कहा है? विकल्प ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आपको देना है कि मैथिली शरण गुप्त को, है ना, सामंजस्य का कवि किसने कहा। तो भैया देखो, मैथिली यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा, मैथिली है मिथिला की, है ना। अब मैथिली का सामंजस्य किसके साथ होगा? तो बोले सर राम के साथ होगा, रामचंद्र के साथ होगा। तो ऐसे कुछ क्लू बनाना है, और इन सभी क्लू का, इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ना तो ठेस ही पहुँचाना है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से मेरा कुछ लेन देन है। बस आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए, स्मरण हो जाए, एकमात्र ही उद्देश्य है। और आप सबको बेहद पसंद आ रहा है, इसीलिए लगातार मैं आप सबके लिए कार्य कर रहा हूँ। और धीरे धीरे नूतन नए आयाम को हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं ना, पार कर रहे हैं।
या नए आयाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर मिथिला से सामंजस्य रामचंद्र का होगा। तो रामचंद्र का होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास किसने कहा। विकल्प ए कह रहे हैं कि हरिऔध ने कहा, विकल्प बी माइकल मधुसूदन ने कहा, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर विकल्प डी गणपत चंद्र गुप्त ने। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपको सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि जितने भी आप देख पा रहे हैं रचनाकार हैं, विद्वान हैं, कवि हैं, उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आप दीजिएगा। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर आधुनिक युग का तुलसीदास कोई और नहीं कह सकता है, बल्कि जो गण होगा, है ना, तो गणपत चंद्र गुप्त। अब गणपत चंद्र गुप्त को मैं वैज्ञानिक गण हमेशा कहता हूँ, है ना, तो वैज्ञानिक गण आधुनिक युग के, है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिक गण इसलिए कहता हूँ कि गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, तो वैज्ञानिक इतिहास के पीछे हम गण लगा देते हैं। तो वैज्ञानिक गण यानी कि वैज्ञानिक इतिहास गणफार गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा, तो वैज्ञानिक गण हम यहाँ पे फिर जोड़ेंगे। तो बिल्कुल जो वैज्ञानिक गण हैं, यानी गणफार गणपत चंद्र गुप्त, तो वैज्ञानिक गण क्या करते हैं, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास मानते हैं। कौन? वैज्ञानिक गण। तो वैज्ञानिक गण यानी कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणफार गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं विकल्प ये हरिऔध जी ने क्या कहा है। तो हरिऔध जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को युग चारण कहा है। युग चारण ध्यान में रखिएगा। हर व्यक्ति औध गया, क्यों? तुलसी से, और इसको युग चारण कहा, युग चरण कहा है। तुलसीदास जी को युग चारण कहा है, ध्यान में रखिएगा। माइकल मधुसूदन की बात करें तो उन्होंने तो मधुप कहा है, मधुप, ये ध्यान में रखिएगा। माँ से माइकल, माँ से मधुसूदन, माँ से मधुप, और माँ थे मैथिली शरण गुप्त को। बड़ा सुंदर संयोग है, ये ध्यान में रखिएगा। और रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल मैथिली के साथ बड़ा अच्छा सामंजस्य बैठाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का बिल्कुल अभी आपने देखा है ना, क्या कहा था उन्होंने, सामंजस्यवादी कवि, ध्यान में रखिएगा। और गण अभी आपने देखा वैज्ञानिक गण आधुनिक मानते हैं। तो ये प्रश्न संख्या जो 20 है, इस पर आप बिल्कुल स्टार लगाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना। अगर स्तरीय पेपर बनता है तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए। और प्रश्न संख्या 20 के बिल्कुल आपने विकल्प डी को सही कर लिया। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से किस कवि ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। विकल्प ए कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त ने कहा, विकल्प सी हरिऔध ने, या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो थोड़ा सा सोच समझ कर उत्तर आपको देना होगा प्रश्न संख्या 21 का, है ना, कि किस कवि ने स्वयं को कौटुंबिक मात्र कवि कहा है। बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि कोई और नहीं बल्कि मैं कहूँगा, मैं फॉर मैथिली शरण गुप्त, ध्यान में रखिएगा। कौटुंबिक कवि कौन है? तो भैया कौटुंबिक कवि तो मैथिली शरण गुप्त है, ध्यान में रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर। कौटुंबिक मैथिली ध्यान में रखिएगा। तो कौटुंबिक मैथिली, ठीक है, चलिए। प्रश्न के 22 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कविता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि हेमंत है, विकल्प बी रंग में भंग है, विकल्प सी जयद्रथ बध है, या फिर विकल्प डी भारत भारती है। तो सोच उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पर। प्यारा सा प्रश्न और आपका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, हेमंत इज राइट आंसर, है ना। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रथम कविता है वो प्रथम कविता हेम के जैसी थी। तो हेम के मतलब हेमंत, ध्यान में रखिएगा, हेमंत, है ना, 1905 में लिखी गई है। रंग में भंग 1909 में, रंग भंग ना करो, 1909 में। जयदत्त बध 10 में, 1910 में, ध्यान में रखिएगा। भारत भारत 2 बार है, तो 12 1912, भारत दोबारा भारत भारती 1912 में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ये हेमंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में रचना एवं रचना काल सही नहीं है, ये ध्यान में आपको रखना है। कह रहे हैं कि निम्न में रचना एवं रचना काल सही है, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा देख कर प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहे हैं कि निम्न में रचना एवं रचना काल सही है। विकल्प कह रहे हैं कि भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है 1925 में है, विकल्प पंचवटी 1909 में, साकेत 1931 में, या फिर यशोधरा 1936 में। तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिए प्रश्न संख्या 23 का, इसके बाद आप जवाब दीजिए कि निम्न में रचना और रचना काल यानी कि उसका समय सही है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए, साकेत 1931।
और साकेत को मैं जब हम लोग पढ़ रहे थे विस्तृत रूप से तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, और सारे ट्रिक की जो क्लास है विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक रूप से चैनल की प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देख सकते हैं। चाहे आप टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी की प्लेलिस्ट ओपन करिए और संपूर्ण वीडियो को बिल्कुल विस्तृत रूप से व्याख्यात्मक तरीके से ट्रिक की सहायता से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया साकेत की, तो बिल्कुल साकेत में देखेंगे 3 जो वर्ण है मिलकर के एक अक्षर बनाते हैं, तो 1931 ध्यान में रखिएगा। साकेत 1931 में। यशोधरा की बात करते हैं तो यशोधरा 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 यस 32 ध्यान में रखिएगा। पंचवटी में तू पहुँच यानी कि 1925 में तू पहुँच, है ना, ये ध्यान में। और भारत 2 बार है तो 12 1912 में है, तो भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में और यशोधरा 1932 में ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 23 का विकल्प सी ही सही है, बाकी सारे रचना और रचना काल सही नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से कौन सी कृति मैथिली गुप्त की नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदू, विकल्प बी भारती, विकल्प सी विष्णुप्रिया या फिर विकल्प डी है कनुप्रिया। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जो जवाब है तेजी के साथ आ गया कि सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। कनुप्रिया इज राइट आंसर, है ना। कनुप्रिया की बात करते हैं तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है, मैथिली गुप्त जी की रचना नहीं है ना। हिंदू की बात करते हैं, हिंदू 2/7 1927 में, भारत भारती 1912 में, विष्णुप्रिया 1957 में, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैथिली गुप्त की रचना नहीं है, तो विकल्प डी कनुप्रिया ध्यान में रखिएगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से किस कवि को हरि गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि हरिऔध को, विकल्प बी मैथिली गुप्त को, विकल्प सी श्रीधर पाठक को या फिर विकल्प डी रामनरेश त्रिपाठी को। तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा, इसके बाद इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस कवि को हरि गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मैथिली गुप्त इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए जहाँ पर मैथिली हैं वहाँ पे हरि हैं, और हरि गीत का गाएंगी, हरि गीत गाएंगी, तो हरि गीत गाएंगे तो वहाँ पे मैथिली आएंगी। तो हरि गीत गाएंगे कहाँ पर, बोले सर मैथिली की शरण में, जो हरि हैं वो गीत गाएंगे। तो हरि गीत का मैथिली की शरण में, हरि गीत का मैथिली की शरण में, इन्हीं की हरि गीत का छंद का बादशाह कौन है, तो मैथिली गुप्त इज राइट आंसर। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दर्ज करें। और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए आप जरूर जुड़े। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।